मेटल और स्टील निर्माण में कोको कंपनी के एक नए वीडियो में आपका हेrzlich स्वागत है। बोल्टन वेल्डिंग पिस्टल। पहली नज़र में ये बहुत आसान लगती है, लेकिन मैं इस बोल्टन वेल्डिंग पिस्टल को आखिरकार सेट कैसे करूं? और इसमें बार बार भ्रम की स्थिति बनती है, जैसे कि हब के संबंध में। हब किस काम आता है? वह हब हम सभी जानते हैं, एक बोल्टन वेल्डिंग मशीन एक फिक्स्ड करंट मशीन होती है। अगर उसे 2000 एम्पियर देना है तो वह सच में 2000 एम्पियर ही देती है। लेकिन वोल्टेज कैसे परिभाषित होती है? वेल्डर जानते हैं, वोल्टेज हमेशा आर्क की लंबाई में परिभाषित होती है। कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई तक आर्क जलता है, समय नहीं बल्कि वह कितनी लंबी जलती है। इसीलिए बोल्टन वेल्डिंग में हमें चौथे पैरामीटर के रूप में हमेशा हब को सेट करना पड़ता है। ऐसा छोटा बोल्ट वह शायद 1-1 मिलीमीटर या 1.5-1 मिलीमीटर हब के साथ काम चला लेता है, जैसे कि एक M8 और एक बड़ा M24, या फिर एक 25 मिलीमीटर का हेड बोल्ट, उसे तो 5 मिलीमीटर से भी ज्यादा हब की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन मैं हब कैसे सेट करूं? ये पिस्टल्स में होता है। कई बार ये काफ़ी अलग-अलग होता है, और इसी वजह से हम सबसे छोटी पिस्टल से शुरू करते हैं, एक SK14 से। इस पिस्टल का नाम SK14 है और यह अभी यहाँ थ्रेडेड बोल्ट के लिए तैयार की गई है, और यह पीछे से आसानी से देखा जा सकता है। इस SK14 पर 2 छेद बने हुए हैं। इन छेदों में से एक स्क्रू ड्राइवर के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ मुझे वहाँ एक स्केल दिखाई दे रही है। इस पर अभी 3.5 मिलीमीटर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम इस पिस्टल को चलाते हैं, जब हम वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो यह 3.5 मिलीमीटर ऊपर उठती है। अब इस ASK14 की एक खासियत है जो दूसरी पिस्टलों में नहीं होती। अगर मैं अब एक बोल्ट लगाता हूं और मान लीजिए उसका ओवरस्टैंड 1.5 मिलीमीटर है, और मैं चाहता हूं कि वह 2 मिलीमीटर और ऊपर उठे, तो मैं इसे यहां दबाता हूं, नीचे दबाता हूं, और फिर मशीन ऊपर उठती है। तो अब ये यहाँ लिखे 3.5 मिलीमीटर नहीं उठाएगी, बल्कि ये 3 मिलीमीटर उठाएगी। बोल्ट की शुरुआत से, यानी जब बोल्ट वेल्डिंग पिस्टल पूरी तरह से बिना दबाव के होती है। इस पिस्टल में कोई लंबाई संतुलन, लेंथ कंपेंसेशन नहीं है। इसका मतलब है एस के 14 में जब भी एस के अक्षर पहले आते हैं, तो आपको स्ट्रोक और बोल्ट के ओवरहैंग को जोड़ना होता है। तो 1.5 और 2 मिलीमीटर होने पर कुल 3.5 हो जाएगा। अगर मेरे पास केवल 1 मिलीमीटर ओवरहैंग है और स्ट्रोक 1.5 है, तो मैं इसे 2.5 पर सेट करूंगा। मुझे हमेशा इन दोनों को जोड़ना होता है। ज़्यादातर पिस्टल्स में ऐसा नहीं होता है। ये एक क्लासिक पिस्टल है, जैसी सबसे ज़्यादा बिकती है, और इन पिस्टल्स में स्ट्रोक बैलेंसिंग होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास 4 मिलीमीटर ओवरहैंग है और मैं 4.5 मिलीमीटर उठाना चाहता हूं, तो मैं इसे 8.5 मिलीमीटर पर नहीं, बल्कि वास्तव में 4.5 मिलीमीटर पर सेट करता हूं। इन पिस्टल्स को कहा जाता है, ये अब 1 के 22 है। के 22D, क्योंकि इसमें एक डैम्पर भी है। डैम्पर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन के 22, के 24, के 26 में ये सब जगह एक जैसा है। इन पिस्टल्स में स्ट्रोक बैलेंसिंग होता है। इसका मतलब है, भले ही बोल्ट की लंबाई में 1 मिलीमीटर का फर्क आ जाए, हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि बोल्ट बहुत सटीक बनाए जाते हैं। लेकिन अगर उसकी लंबाई में कोई बदलाव होता भी, तो पिस्टल उस लंबाई के अंतर को खुद ही संतुलित कर लेगी, और यह हमेशा वही उठाती है जो मैंने सेट किया है। अब आता है पहला आपत्ति। यह मुझे अक्सर फोन पर सुनने को मिलता है, हमारे यहाँ हमारे ऑपरेशन में जो पिस्टल है उसमें यह सेट नहीं किया जा सकता, पीछे सब कुछ काला है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह एक सुरक्षा कवर है। मैं इस सुरक्षा कवर को खोल देता हूं, और फिर इसके नीचे भी मुझे वही 2 छेद मिलते हैं, बिल्कुल दूसरी पिस्टल की तरह। तो आखिर पिस्टल में यह काम कैसे करता है? ऐसी पिस्टल में एक चुंबक होता है जिसे मैं आपके लिए यहां लेकर आया हूं। यह चुंबक इलेक्ट्रिकली नियंत्रित किया जाता है। फिर यह चलता है, चुंबक का कोर ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर एक छोटा सा पिन बाहर आता है, और इस पिन को मैं एक पीतल की डिस्क की मदद से सीमित करता हूं।
आप पीतल की डिस्क पर देख सकते हैं, एक तरफ स्केल है और दूसरी तरफ छेद हैं। इन छेदों की गहराई अलग अलग होती है। इस मामले में 1.5 से शुरू होकर 4.5 मिमी तक जाती है और यह ऊपर की तरफ इसी पर चलता है और फिर यह चुंबक उतना ही ऊपर उठता है जितनी गहराई का छेद होता है। मैंने अभी कहा था, हर पिस्टल में इस मूवमेंट को सेट किया जा सकता है। शायद मेरी पिछली बात थोड़ी जल्दीबाजी में कही गई थी, क्योंकि पिस्टल्स की एक तीसरी किस्म भी होती है जिन्हें केई पिस्टल्स या इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल्स कहा जाता है। उनमें मैं मूवमेंट सेट नहीं कर सकता। उनमें मूवमेंट मशीन पर सेट किया जाता है। इन पिस्टल्स को आप एक तो इस वजह से पहचान सकते हैं क्योंकि उस पर लिखा होता है केई इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरी वजह यह है कि इनमें सामान्य 4 पिन केबल की जगह 7 पिन केबल होता है। परंपरागत मशीनें यह नहीं कर सकती। उनमें आम तौर पर केवल यह 4 पिन वाला कनेक्शन होता है। वे उसी तरह मैग्नेट को कंट्रोल करते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। मैग्नेट ऊपर उठता है, मैग्नेट छूटता है और बोल्ट एक स्प्रिंग के जरिए बाथ में दबाया जाता है। और एक केआई पिस्टल में ये अलग होता है। जैसे कि टाइगर जैसी मशीन में, तो जो एक बहुत आधुनिक मशीन है, वह इन पिस्टल्स को कंट्रोल कर सकती है। वह हब को बिल्कुल सटीक मापती है। मैं मशीन में हब को निर्धारित करता हूँ। मशीन हब को ठीक वैसे ही नियंत्रित करती है जैसा वहां सेट किया गया है। मैं ईलो टॉप प्लस में केई पिस्टल के साथ हब कैसे सेट करूं? मैं मेन्यू में जाता हूं, पैरामीटर सेटिंग्स, सेटिंग, और फिर मैं यहां बटन की मदद से हब तक जा सकता हूं। आगे बढ़ते हुए हब अब 4 मिलीमीटर पर सेट है। मैं इसे यहां बदल सकता हूं, उदाहरण के लिए 3.5 पर। फिर मैं सब कुछ सेव करता हूं, वापस जाता हूं, और बस इतना ही था। अब मशीन 3.5 मिलीमीटर का हब बनाएगी। मैं इसे फिर से सेट कर सकता हूं। मेन्यू, पैरामीटर सेटिंग्स, एंटर, हब 3.5। हम फिर से 4 मिलीमीटर पर जाते हैं, सब कुछ सेव करते हैं और फिर से अपने वेल्डिंग पैरामीटर्स पर लौटते हैं कि एक कई पिस्टोल जुड़ी हुई है। ये हम अब यहाँ नीचे देख सकते हैं। हमारी पिस्टोल में ऊपर दिख रहा है 0.0 मिलीमीटर। यह अब पिस्टोल की शून्य स्थिति है। और अगर हमने अब एक बोल्ट लगाया होता और सब कुछ घुमाते, तो हम देख सकते थे कि यह कैसे बदलता है। इस फंक्शन के जरिए हम आसानी से ओवरस्टैंड भी सेट कर सकते हैं। अब हम बोल्ट लगाते हैं, सिरेमिक रिंग को सेट करते हैं, और जब हम फिर बोल्ट को दबाते हैं, इससे पहले कि हम वेल्डिंग करना चाहें, तो हम अब देख सकते हैं, उदाहरण के लिए 3 मिलीमीटर, ये बोल्ट का ओवरस्टैंड होगा। और उसी बिंदु से, इन 3 मिलीमीटर से, वह फिर से 4 मिलीमीटर और उठाएगा जो हमने पहले सेट किया था। डायग्राम पर हम बाद में बिल्कुल ठीक ठीक देख सकते हैं जब हम इस वेल्डिंग का विश्लेषण करेंगे। यह मशीन सभी वेल्डिंग्स को सेव करती है, साथ ही हब यानी करंट, समय और हब को भी। फिर हम बिल्कुल सटीक देख सकते हैं कि बोल्ट कैसे था। वह 3.5 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर से ऊपर उठा था, जितना वह अभी ओवरस्टैंड कर रहा था। फिर वह 6.5 मिलीमीटर तक उठता है और बाद में वह शून्य पर आ जाता है, बिल्कुल शून्य पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वेल्डिंग बाथ में डूबता है और हम अपनी वेल्ड बीड बनाते हैं। ये केई पिस्टल्स के साथ वाकई में एक बहुत ही शानदार चीज़ है। ये बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हाँ, अंत में एक बार फिर पूरी सीरीज की सबसे बड़ी पिस्टल के 26। अभी अभी वो एक केई पिस्टल थी, अब फिर से एक के पिस्टल है, और इसमें कोई कवर नहीं है। इसमें आप टोपी को भी सीधे पीछे से सेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसी पिस्टल में हम और क्या क्या सेट कर सकते हैं, हमें और क्या सेट करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है सेंटरिंग। हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे ढीला कर दिया है कि ये बहुत ही हिलने डुलने वाली चीज़ है पूरी तरह से। इसका निर्माण सहनशीलता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अब हम इस बोल्ट होल्डर में एक बोल्ट डालते हैं और उस पर एक सिरेमिक रिंग रखते हैं, और फिर हम इसे ऐसे सेंटर करते हैं कि वह ठीक बीच में सीधा रहे, ताकि यह बोल्ट सिरेमिक रिंग के बीच से आसानी से गुजर सके बिना सिरेमिक रिंग को छुए। और इसी वजह से इसमें ये लंबे लंबे छेद दिए गए हैं। मैं इसे सेंटर करता हूं और फिर इसे कस देता हूं।
और फिर ये बिल्कुल सही बैठ जाता है। और फिर आप इसे कभी भी टेस्ट कर सकते हैं एक एयर शॉट के साथ। अगर वह ठीक से उसके बीच से गुजरता है, बिना छुए, बिना उस सिरेमिक रिंग को उठाए, तो वहीं मैं सेंटरिंग सेट करता हूँ। मुझे और क्या सेट करना है, हम इसे निचले किनारे पर देख सकते हैं। इन दोनों छोटे स्क्रूज के ऊपर ध्यान दें। कभी कभी ये कुछ ऐसे भी दिखाई देता है, खासकर इन विंग स्क्रूज के साथ जो यहाँ लगे हैं। वहाँ मैं अक्सर सावधानी से देखता हूँ, बोल्ट की लंबाई सेट करता हूँ। मैं बोल्ट को लगाता हूँ, एक सिरेमिक रिंग लेता हूँ और फिर मैं यहाँ ओवरहैंग को बिल्कुल वैसे ही सेट कर सकता हूँ जैसा कि टेबल में लिखा है, और फिर मैं इसे बस कस देता हूँ। और क्योंकि मैंने इसे पहले ही अच्छी तरह से सेंटर कर लिया था, अब ये ऐसे ही वहाँ से गुजरता है बिना कहीं अटकने के। हाँ, ऐसी पिस्टल में और क्या सेट किया जा सकता है? असल में अब और कुछ भी नहीं। कुछ लोग अब कहेंगे डैम्पिंग, ऐसी पिस्टल में डैम्पिंग होती है क्या? ये पिस्टल की डैम्पिंग है। हम यहाँ आगे देख सकते हैं, वहाँ एक शॉक एब्जॉर्बर लगा है। हमें डैम्पिंग की ज़रूरत क्यों है? चुंबक बोल्ट को ऊपर की ओर खींचता है, आर्क को बनाए रखता है, और एक स्प्रिंग तथा बोल्ट के वजन के कारण उसे वेल्डिंग बाथ में दबा दिया जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि एक बड़े बोल्ट के साथ, जिसमें बहुत ऊंचा उठाव हो, वह बहुत तेजी से वेल्डिंग बाथ में डूब जाए। क्या होता है जब वह तेजी से वेल्डिंग बाथ में वो वेल्डिंग बाथ में डूब जाता है? ये बहुत जोर से छपाक करता है और पूरी चीज बिखर जाती है। वेल्डिंग बाथ, वेल्ड बीड हर दिशा में फैल जाता है क्योंकि हम बहुत तेजी से डूब रहे हैं। इसीलिए ये डैम्पर होते हैं। ये चीज ऐसे दिखती है। मैंने इसे एक बार निकाल कर दिखाया है। इन डैम्परों को सेट किया जाता है, लेकिन इन्हें आप यानी ऑपरेटर सेट नहीं करते। इन डैम्परों को फैक्ट्री में ही पूरी तरह से सेट कर दिया जाता है। इन्हें पिस्टल में लगाया जाता है, और सामान्यतः आपको कभी भी इन डैम्परों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। पिस्टल की डैम्पिंग फिक्स्ड सेट की जाती है। इसलिए मैं अब इस विशेष पैरामीटर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का निर्णय लूंगा। तो अगर मैं इसे बहुत ही सरल और संक्षिप्त शब्दों में कहूं, तो हम इस मुख्य पिस्टल पर इसके हब, ओवरहैंग और सेंटरिंग के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को सही ढंग से सेट करते हैं। फिर मैं यहाँ इस्पात निर्माण उद्योग की ओर से एक बार फिर धन्यवाद कहूँगा और अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। और यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो बस www.kierco.net पर हमसे संपर्क करें या हमें कॉल करें। हमारे कर्मचारी इस संबंध में आपकी सहायता करने में प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।